रह गया था ना लिखना। कौन सा कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट नंबर 4। उसका केस चल रहा था ये वाला, और उसके इंपॉर्टेंट नोट चल रहे थे। तो आप आगे कंटिन्यू करना। इंपॉर्टेंट नोट नंबर 2। इंपॉर्टेंट नोट नंबर 2 लिखना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है। अब देखो, फ्लक्चुएशन का मतलब ये है कि जो आपकी बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसकी जो मार्केट वैल्यू है ना, वो या तो अप हो सकती है या डाउन हो सकती है, या तो बढ़ सकती है कम हो सकती है। चलो बढ़ गई तो बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं है। डाउन हो गई तो, बढ़ गई तो देखो फायदा है, गेन है। और गेन तो सीधा आप रिवैल्यूएशन के थ्रू डील करोगे, है ना। एसेट की वैल्यू अचानक से बढ़ गई, रिवैल्यूएशन क्या होगा? क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट या एसेट अकाउंट क्या होगा आपका? डेबिट। यही कर रहे थे। लेकिन अगर आपका लॉस हो गया मार्केट वैल्यू कम होने की वजह से, कंपेयर करा तो आपका हो गया लॉस। अब क्या लॉस? नॉर्मली रिवैल्यूएशन से डील करते थे, बट अगर आपने पहले से ही रिजर्व बना रखा है तो भाई रिजर्व का मकसद ही क्या? देखो रिजर्व क्यों बनाते हैं? फ्यूचर के लॉसेस को कवर करने के लिए। गेन का उससे कोई लेना देना नहीं। फ्यूचर के एक्सपेंसेस या फ्यूचर के लॉसेस जो भी अकर होंगे ना, वो यहाँ से कवर करेंगे। तो इसलिए अगर वैल्यू होती है कम, लॉस हुआ, तो इस लॉस को कवर हम कहां से करेंगे? इस लॉस को हम कवर करेंगे IFR से। अब ये कैसे करते हैं, समझे ना बात? ये इसके भी अलग अलग केसेस हैं। अब इसके केस हैं। एक तो केस आएगा when there is no information। पहला केस तो वही है जैसे वर्कमैन कंपनसेशन में करा था। कोई क्लेम के बारे में जानकारी नहीं है, यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग, रिगार्डिंग व्हाट? नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट के मार्केट वैल्यू के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, ठीक है ना। या फिर मार्केट वैल्यू है, जो मार्केट वैल्यू है ना, वो इन्वेस्टमेंट की जो बैलेंस शीट में वैल्यू रहती है, उसे कौन सी वैल्यू कहते हैं? बुक वैल्यू। वो मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट के बुक वैल्यू के बराबर है, दोनों सिमिलर है। या तो कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रखी, या अगर दे रखी है ना, तो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम है। चलो इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। इसको करने के लिए एग्जांपल यहाँ लिख लेते हैं हम, कि मान लो आपके पास इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की बुक में वैल्यू है लेट्स से 10 लाख रुपए, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पहले से पड़ा था, मान लेते हैं 1 लाख रुपए का। IFR आपने 1 लाख का बना रखा है। पार्टनर है A और B, और इन दोनों का रेशियो है 1:1। ये एग्जाम्पल लेकर चलिए। तो पहले वाले केस में क्या है, या तो कोई जानकारी नहीं है, तो IFR सारा फ्री हो गया, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। सारा IFR पार्टनर लोगों में उनके इक्वल रेशियो में बांट। या जानकारी है मार्केट वैल्यू की, विच इज ऑल्सो 10 लाख। मार्केट वैल्यू भी 10 लाख है, बुक वैल्यू भी 10 लाख है। फिर से क्या हो गया? रिजर्व खाली हो गया ना, फ्री हो गया ना रिजर्व। इस केस में भी क्या करेंगे? इस केस में हम IFR को, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बांट देंगे। कैसे बांटोगे? क्या थी एंट्री बांटने की? रिजर्व को सिखाई थी। रिजर्व क्रेडिट बैलेंस गया तो डेबिट, पार्टनर को देना है, पार्टनर का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। IFR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। 1 लाख था ना, 1:1 में बांटोगे 50 इसको मिल जाएगा,
50 को मिल जाएगा। वही नरेशन बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड। समझे ना बात ये? इसमें कोई टेंशन तो नहीं किसी को? क्लियर है? चलो एक सिचुएशन और देखते हैं इसमें। एक सिचुएशन होती है इफ मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू। ये भी पॉसिबल है ना भाई, ये वाला सिनेरियो कि अगर मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है तो क्या होगा भाई, फायदा हो जाएगा। ठीक है ना? इफ मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू, लेट्स से आपकी मार्केट वैल्यू हो गई 12 लाख, बुक वैल्यू थी 10 लाख। तो बेटा इस केस में क्या हुआ, आपका गेन हो गया ना 2 लाख रुपए का। अब मेरे को बताओ इस केस में IFR की ट्रीटमेंट क्या होगी अगर आपका गेन हो गया तो? IFR का मकसद ही क्या है, लॉस को कवर करना। लॉस तो नहीं हो रहा ना, गेन हो गया ना, फिर से सारा रिजर्व फ्री हो गया ना, फिर से क्या करेंगे, पार्टनर में बांट देंगे जैसे यहाँ करा। सेम एंट्री बेटा, IFR की ट्रीटमेंट होगी IFR डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। 1,50,000 50,000 सेम। अब बात आती है गेन को भी तो ट्रीट करना है। अब हम यहाँ पे जो गेन हुआ उसको कैसे ट्रीट करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गेन। तो भाई कॉन्सेप्ट 3 जैसे करा था वैसे ही करेंगे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ानी है तो इन्वेस्टमेंट इज योर एसेट, एसेट इंक्रीज तो डेबिट। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और आपका रिवैल्यूएशन के थ्रू जाएगा गेन। रिवैल्यूएशन में क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। ठीक है ना? 2 लाख 2 लाख बाद में पार्टनर बांटी देंगे जब प्रॉपर रिवैल्यूएशन पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा एंड में। क्लियर है बात ये? इसमें कोई डाउट तो नहीं ना किसी को? ऑल क्लियर ना? अब ये लास्ट केस है बेटा इंपॉर्टेंट। इफ मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, ये वाला केस क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये वाला केस इंपॉर्टेंट। इफ मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, लॉस होगा, लॉस। अब व्हाई दिस केस इज इंपॉर्टेंट देखो सुनना। इसमें अपने में ही 3 केस। या तो सिचुएशन ऐसी होगी कि लॉस जो है ना, लॉस वो आपके IFR के बिल्कुल बराबर है। मतलब बुक वैल्यू 10 लाख है, मार्केट वैल्यू क्या पता 9 लाख हो गई है, तो लॉस कितना हो गया, 1 लाख। IFR भी कितना है, 1 लाख। तो इस केस में क्या होगा, सारा का सारा रिजर्व लॉस को कवर करने में यूज हो जाएगा। जैसे WCR पे कर रहे थे क्लेम, WCR के बराबर है तो WCR पूरा खत्म, और उसके अगेंस्ट में लाइबिलिटी बन रही। या लाइबिलिटी तो नहीं बन रही, यहाँ आपके एसेट की वैल्यू कम हो रही। वहां पे लाइबिलिटी बन रही थी तो लाइबिलिटी क्रेडिट हो रहा था, यहाँ एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी देखो, एक तो IFR तो गया पूरा, IFR लेट से 1 लाख 1 लाख, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करनी है टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, दोनों में 1 लाख 1 लाख। इसके लिए वही एज्यूम करा कि मार्केट वैल्यू आपकी हो गई 9 लाख और बुक वैल्यू थी आपकी 10 लाख, तब जाकर लॉस हुआ आपका 1 लाख। क्लियर है बात ये? सेकंड सिनेरियो कि आपका लॉस है तो लॉस की वैल्यू IFR से कम है। लेट्स से लॉस है आपका 60,000 का, IFR था आपका 1 लाख का। इसके लिए सिचुएशन ऐसी रही होगी कि मार्केट वैल्यू हो गई होगी आपकी 9,40,000, बुक वैल्यू थी 10 लाख।
मार्केट वैल्यू कितनी होगी? 9,40,000। लॉस कितना आ गया? 60,000 का। और IFR कितना है? 1 लाख का। तो मेरे को बताओ, लॉस तो कवर हो रहा है ना? लॉस कवर होने के बाद भी रिजर्व बच रहा है, तो वो रिजर्व किसका होगा? कौन से रेशियो में बांटेंगे? 1:1। तो इस केस में हम ये करेंगे, IFR तो पूरा गया, IFR डेबिट 1 लाख, क्यों? अब ये IFR सबसे पहले लॉस को कवर करेगा, लॉस की वजह से फिर से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट करना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हाउ मच? 60,000। 1 लाख में से 60,000 यहाँ कवर हो गया, 40 बचा है, 40 पार्टनर में बांट दो। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, 40,000 बचा है। इनका रेशियो क्या आपस का? 1:1। तो 20,000 20,000 दे दो भाई। 20 क्लियर है बच्चों? बात इसमें कोई किसी को? अच्छा, मैक्सिमम टाइम पे ना सिचुएशन ऐसी रहती है, जब बड़े क्वेश्चन करेंगे ना, मैक्सिमम टाइम पे ये वाला केस बहुत बार आता है। WCR में क्लेम वाला केस, क्लेम जब कम होता है, WCR ज्यादा होता है, वो वाला केस बहुत बार रिपीट होता है। तो इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं। एक लास्ट केस थोड़ा इधर बना देता हूँ मैं। ये केस है, जो लॉस है ना, लॉस वो IFR से ज्यादा है भाई। लॉस IFR से ज्यादा हो गया। लेट्स से यहाँ पे अगर मैं बोल दूं मार्केट वैल्यू हमारी हो गई है 8,80,000, तो लॉस कितना हुआ? 1:20। IFR कितना था? 1 लाख। अब इस सिचुएशन में एंट्री बताओ क्या बनेगी? IFR डेबिट पूरा 1 लाख। भाई इन्वेस्टमेंट कितने से कम करना है? इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा 1,20,000 से। 1,20,000 से। अब 1:20 से इन्वेस्टमेंट गई, 1 लाख से कवर हो गया लॉस, 20,000 से कवर नहीं हो पा रहा। तो कहाँ से कवर करेंगे? सेम रीवैल्यूएशन अकाउंट से कवर कर देंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 से। समझे ना बच्चों? WCR करा था ना, बिल्कुल वैसे ही केसेस, कुछ अलग नहीं है। नाउ नोट इट डाउन फास्ट, जल्दी से नोट करेंगे। तूने फिर वही कर दिया, क्या करा? 1:1:1 करा। 16 16 16 है कुल, ये करा।
कितना बचा? ये 23,000 बचा शायद। यस। ठीक है, रही है। हाँ, 23,000 बचा था ना। 48 - 25, 23,000 बचा है ना बाकी का रिजर्व, उसको बांटा है। ठीक है। 25 क्यों बचेगा? रिजर्व देखना कितना है। 48 है। 25,000 यहाँ चला गया, तो इनमें बांटने के लिए कितना बचा? 23। ठीक है। ये करा सबने। अब कर लेंगे सब। नो डाउट। ऑल क्लियर। चलो लास्ट क्वेश्चन का है। लास्ट क्वेश्चन आज की शाम का। ये कॉन्सेप्ट ओवर। वो एग्जांपल नंबर 15। अब ये एग्जांपल में ना अभी तक हमने जो करा सब चीजें हैं साथ। हमने कॉन्सेप्ट 4 में जो अभी करा, केस ए करा। केस ए में फिर दो इंपॉर्टेंट नोट भी करे। सब चीजें इसमें मिक्सअप है, तो आपको सारी चीजों का ध्यान रखना। ठीक है। ये हटा दूं। एग्जाम्पल 15। ये एक सुपर क्वेश्चन है रिजर्व्स और लॉसेस का। ठीक है। इसमें हर तरह के रिजर्व, हर तरह के लॉसेस कवर हो गए आपके। चलिए जी देखिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ मल्टीपल रिजर्व एक्यूमुलेट प्रॉफिट एंड लॉसेस। आपके पास बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? इट इज नॉट कंप्लीट बैलेंस शीट, बस एक इंफॉर्मेशन है कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो इसमें देखो आपको रिजर्व, आपको एसेट साइड में लॉसेस, ये सब दे रखे हैं। अगर चेक करोगे इसमें आपको एक तो दे रखा है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में कोई कंडीशन देखने की जरूरत तो है, फ्री है ये। एक है कंटिजेंसीज रिजर्व। ये कंटिजेंसीज मतलब इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बनाया हुआ रिजर्व है। नीचे कोई कंटिजेंसी लॉस, कोई इमरजेंसी क्लेम कुछ नहीं आ रहा, वैसे भी नहीं होता। आपके सिलेबस में दो ही स्पेसिफिक रिजर्व है जिनकी ट्रीटमेंट आती है, डब्ल्यूसीआर और आईएफआर। इसके अलावा जितने भी रिजर्व है सारे फ्री है, कुछ ऐसा स्पेसिफिक कंडीशन नहीं आया। ठीक है, तो ये भी बांट दोगे। फिर इसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट, पीएनएल का बैलेंस का अकाउंट। और लाइबिलिटी साइड में गिवन है, तो ये आपका सरप्लस होगा या लॉस होगा?
लाइबिलिटी बोले तो क्रेडिट बैलेंस होते हैं सारे, सरप्लस होगा ना भाई, एसेट में आते हैं डेबिट बैलेंस। हाँ, फिर आ गया देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आ गया। अब देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए आपको क्या चेक करना है, या तो नीचे एडजस्टमेंट में कुछ मार्केट वैल्यू दिया रहेगा, अगर नीचे नहीं दिया ना, बैलेंस शीट में एसेट साइड में देखो इन्वेस्टमेंट के ब्रैकेट में तो नहीं दिया मार्केट वैल्यू, दिया है ना वहां पे, देखो कितना है मार्केट वैल्यू 57, पहले कितना था 60 से 57 हो गया। ये वाला केस आ गया कि लॉस 3 का है और आईएफआर आपके पास कितना है 4500, ये वाला केस लगा देंगे ना इसमें, लग जाएगा ये। चलो आगे देखते हैं। एक आगे बेटा मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड। अब देखो सुनना एक बार, ये थोड़ी जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूं मैं। एक रिजर्व जो होता है ये आपका एक तरीके से रिटेन्ड रिटेन्ड मनी होता है, रिटेन अर्निंग कह सकते हो, कि आपने अपनी कमाई से कुछ पैसा बचा कर रखा हो, रिजर्व में रखा हो। अगर बिजनेस के अंदर ही रखा हुआ है पैसा तो भाई ये रिजर्व ही है, लेकिन वो कहते हैं ना अभी इसका यूज नहीं हो रहा, रखा हुआ है पैसा, कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो जब तक यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, कोई कंडीशन नहीं आ रही, बिजनेसमैन ने सोचा यार रखा रखा पैसा तो बर्बाद ही होगा ना, क्यों ना इसको आउट ऑफ द बिजनेस जाकर कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं। आउट ऑफ द बिजनेस मतलब, याद है आपको गुडविल में मैंने बताया था ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो बिजनेस के, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, जैसे बैंक में एफडी बनवा ली, किसी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद लिए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मतलब सिक्योर इन्वेस्टमेंट एक तरीके से, कि ऐसी जगह पैसा लगाओ जहां एकदम डूबने का रिस्क ना हो, सिक्योर रहे। ऐसा मत करो कि भाई रिजर्व बनाया तुमने, अरे बहुत पैसा पड़ा है रिजर्व में, शेयर मार्केट में लगा दे, अरे भाई डूब भी तो सकता है ना। ऐसी जगह पैसा लगाओ, ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां सिक्योर रहे। तो आपने सोचा कि रिजर्व का पैसा, आपको पता है ना रिजर्व का पैसा, अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन से आपको समझाने की कोशिश करूं, अकाउंटिंग इक्वेशन से समझाने की कोशिश करूं, तो इसका ये जी बहुत ही बढ़िया। चलो कहाँ पे था मैं, अकाउंटिंग इक्वेशन समझना, रिजर्व और फंड का कॉन्सेप्ट। देखो रिजर्व है तो मालिक का ही फंड है, तो वो एक तरीके से लाइबिलिटी तो नहीं है तो वो एक तरीके से कैपिटल का ही पार्ट, बस बांटा हुआ नहीं। मेरे को तो रिजर्व कैपिटल का पार्ट है नहीं है, अगर रिजर्व में प्लस हुआ तो कैपिटल के फंड में प्लस होगा नहीं होगा, एग्जैक्टली exactly। अब मेरे को बताना, रिजर्व में जो रखा हुआ पैसा है वही पैसा आपके एसेट में, कैश में, कैश के फॉर्म में या किसी अदर एसेट के फॉर्म में रखा हुआ होगा। ये बात पे एग्री कर रहे हैं ना सब लोग। मान लो अगर आपके पास रिजर्व 2 लाख रुपए का है तो वो शायद कैश की फॉर्म में 2 लाख रुपए के वे में रखा हो, है ना। या कई बार क्या होता है कि डेटर में कुछ पैसा बचा हो, उनसे लेना बाकी है, उनके पास फंसा हुआ पैसा हो, मतलब उनके पास अप्लाई हो रखा पैसा, रिजर्व का पैसा किसी ना किसी एसेट के फॉर्म में अप्लाई हो रखा है। मान लो अभी एज्यूम करते हैं, बेसिक सिंपल एजम्पशन लेते हैं, जितना रिजर्व का पैसा है ना वो सारा का सारा मेरे कैश के फॉर्म में रखा हुआ है, और आपको पता है ना रिजर्व में तो रखा हुआ है, कैश के फॉर्म में पड़ा है। कैश तो कभी भी खर्च हो सकता है ना, बचा कर रखना है ना रिजर्व का पैसा। तो बिजनेसमैन क्या सोचता है कि एक काम करते हैं ना, इस 2 लाख में से 1 लाख रुपए निकाल कर हम ना एफडी बनवा लेते हैं बैंक में। क्या बनवा लेते हैं, एफडी। मेरे को बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ फर्क पड़ेगा, रिजर्व का पैसा 2 लाख है, कैश में रखा हुआ था, 1 लाख निकाला, कैश बचा 1 लाख, एफडी में गया, एफडी हो गई 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख 2 लाख, 2 लाख। जैसे ही आप ना रिजर्व का पैसा ऐसे ना किसी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर देते हो, वहां पे वो उसका नाम ना रिजर्व नहीं रहता, इसका नाम बदल जाता। अब इसका नाम रिजर्व की जगह पता है क्या लिखेंगे हम, नाउ इट हैज बिकम अवर
उसका नाम क्या रह जाता है, बन जाता है फंड। कहीं पे लिखा है ना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रिजर्व है, इसका मतलब वो पैसा मैंने कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किया। अगर कहीं लिखा है ना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसका मतलब वो पैसा इन्होंने कैश में नहीं रखा हुआ, कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। समझना बात ये है। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, रिजर्व नहीं बोला, क्या बोला, फंड, तो बेटा रिजर्व ही है वो। बस इसका नामकरण क्यों चेंज हुआ, क्यों बदला इसका नाम, इसका नाम इसलिए बदला, अगर आप एसेट साइड में देखोगे मशीनरी का रिप्लेसमेंट फंड का इन्वेस्टमेंट दिया ही नहीं दिया, आया ना, यानी कि आपने जो रिजर्व बनाया था, आपने जो रिजर्व बनाया था वो रिजर्व का पैसा इन्वेस्ट कर दिया। वंस यू हैव इन्वेस्टेड रिजर्व ना, इट हैज बिकम फंड। यानी कि रिजर्व, रिजर्व कब रहता है, जब उसका पैसा बाहर लगता नहीं, बिजनेस में ही रहता है भाई। रिजर्व फंड कब बनता है, जब उसका पैसा आपने कहीं बाहर जाकर इन्वेस्ट करा हो। ये क्यों क्लैरिफिकेशन देना जरूरी था, वो सवाल आ जाता है ना कई बार, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन रिजर्व और फंड, तो वी कैन से यस। अगर रिजर्व का पैसा हमारे पास ही है, बिजनेस में ही है, तो रिजर्व है। आपने आउटसाइड बिजनेस में इन्वेस्ट करा है तो वो अब रिजर्व नहीं रहा, वो रहा फंड। अब फिर दूसरा सवाल आता है, क्या इसका कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में रिजर्व एंड सरप्लस वाले कॉन्सेप्ट में कुछ बदलेगी क्या एंट्री, तो आंसर इज नो, कोई एंट्री नहीं बदलेगी भाई, सेम करेंगे। वहां पे करते थे रिजर्व टू पीसीए, यहाँ करेंगे फंड टू पीसीए, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। समझना बात ये बात समझ पा रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो मेरे को बताओ, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड है, कहीं बोला तो नहीं ना कि मशीनरी रिप्लेस हो गई इतना पैसा निकाला ना, कुछ भी नहीं बोला, बताया ना, आईएफआर और डब्ल्यूसीआर के अलावा कोई ऐसा स्पेसिफिक रिजर्व की ट्रीटमेंट नहीं आने वाली। तो ये भी फ्री है बेटा, इसको भी पूरा का पूरा क्या करेंगे, बांट देंगे। अगला वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये तो पता ही है क्या चेक करना है, इसके लिए पहले क्लेम चेक करो, नीचे देखो एडजस्टमेंट में है कुछ क्लेम, कितना है 450 का है, और रिजर्व कितना है 3600 का, तो वो वाला पॉइंट आ गया, क्लेम की वैल्यू कम है, रिजर्व की वैल्यू ज्यादा है, तो फिर रिजर्व में से क्लेम हटा दो, लाइबिलिटी बना दो, बाकी का रिजर्व पार्टनर में बांट दो। फिर एक लास्ट है बेटा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। आप सबको मम्मी कसम, सबको मम्मी कसम है, माता रानी कसम है, विद्या माता कसम, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को रिजर्व नहीं मानना। ये हमेशा क्या होता है, लाइबिलिटी। तो लिख लेना मम्मी कसम, ये लाइबिलिटी होती है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड होती है आपकी क्या, लाइबिलिटी। अब रीजन बताता हूँ ना मैं क्यों होती है। देखो इसका यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन कह रहा हूँ, इसका क्रिएशन तो देखो रिजर्व जैसा ही होता है, बट इसमें इन्वॉल्वमेंट ना सिर्फ हमारा नहीं होता ना, एम्प्लॉयज का भी होता है। अब जैसे अकुल है, अकुल को मैंने बिजनेस में रखा है ना, बिजनेस में रखा एम्प्लॉयमेंट में, इसको मैं सैलरी दे रहा हूँ, महीने की 1 लाख रुपए लेते हैं, ठीक है। अब मैंने अकुल से जब बात करी ना, जब इसको एम्प्लॉयमेंट में रखा, मैंने अकुल से बोला अकुल मेरे को ना तुम्हारी फैमिली की ना चिंता है। थैंक यू भैया। मैं कहा व्हाट इफ अगर आप ना रहो, कह रहे भैया LIC बेच रहे हो, क्या नहीं, अलग है, रिटायरमेंट के टाइम पे तुम्हारे घर तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें धक्का मार के निकाल दिया बुढ़ापे में, अच्छा थोड़े लगेगा दर दर की ठोकर खाते हुए। कह रहे भैया बात तो सही कह रहे। मैं कहा तो तुम्हारा हम क्रिएट कर रहे हैं PF अकाउंट, PF बोले तो प्रोविडेंट फंड अकाउंट। इसने कहा आ जाओ, इसने कहा भैया इसमें क्या होगा, मैं कहा भाई इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें बस ये होगा कि जैसे तेरी 1 लाख रुपए तनख्वाह है ना, कह रहा हाँ भैया, मैं तेरे को 90,000 दूंगा। कह रहे भैया 90,000 व्हाट इज दिस, अरे 10,000 तेरे से लेकर PF में डालू तो तेरा PF अकाउंट में 10,000 रुपए जमा हो जाएगा। इसका दिमाग खनका, भैया मैं नहीं जमा करना चाहता, मैं अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट। मैं टेंशन ना ले ब्रो, सिर्फ तेरे से नहीं लूंगा, अपना भी कंट्रीब्यूशन डालूंगा। तेरे से कितना लिया, 10, ये तो हो गया, इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन एक तरीके से। सेम वही अमाउंट हम लेंगे खुद से, खुद की अर्निंग से, सेम वही अमाउंट 10,000 का 10,000 जितना इसका है ना,
उतना ही कंट्रीब्यूशन। मैं कौन हूँ? एम्प्लॉयर हूँ ना इसका, तो मैं एम्प्लॉयर्स कंट्री के नाम से, कंट्रीब्यूशन के नाम से 10,000 जमा कराऊंगा। तो बेटा इसके पीएफ में पहले महीने से ही डबल कर दिया पैसा। इससे 10 लिया, अपना 10 डाला, टोटल अमाउंट कितना जमा हो गया? आप सोचो ना, इसने 20 साल काम करा। कितने साल काम करा? साल में इसने एक 20 जमा करे, एक महीने का 10, ठीक है, एक साल का एक 20, 20 साल का 24 लाख। तो इसको 20 साल के बाद मान लो इसने रिटायरमेंट ले लिया, इसने कॉन्ट्रीब्यूट 24 करा, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पे इसको 48 लाख प्लस इस पे भी इंटरेस्ट देती है सरकार। 48 लाख प्लस इंटरेस्ट कंपाउंड हो होकर करोड़पति बन जाएगा बेचारा। ठीक है, समझ रहे तो कॉन्सेप्ट बिहाइंड पीएफ। अब बात ये आती है ना कि पीएफ क्या, पीएफ में जो हक है, क्या मेरा हक है क्या पीएफ में? आंसर इज नो। पीएफ में अधिकार सिर्फ इसका है, इसी को मिलेगा भाई पैसा, मेरे को नहीं मिलेगा। समझे ना बात? ये क्यों करते हैं? ये ताकि एम्प्लॉयज की ना लॉयल्टी बनी रहे, एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहे। समझे ना बात? ये क्या टिके रहे, तो इसके यार घर वालों को मिल जाएगा पीएफ अकाउंट। देखो पीएफ अकाउंट इज जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट ना ब्रो। कैसे सवाल पूछ रहा है जी? बैंक अकाउंट है ना भाई, बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉ करते हैं ना, तो ये भी इसके जो नॉमिनीज होंगे वो विड्रॉ करेंगे। पॉइंट समझना ना। तो तुम्हें विद्या रानी कसम है, पीएफ इज नॉट अ रिजर्व, पीएफ इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज लाइबिलिटी, क्योंकि हमारा पैसा नहीं है भाई, ये एम्प्लॉयज का पैसा है, एम्प्लॉयज को देना ही देना। फिर एक छोटा सवाल है, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और पीएफ? आंसर इज यस। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम खुद से बना रहे हैं ना, वर्कर के कंपनसेशन के लिए, कुछ उसे एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए उसके लिए। लेकिन पीएफ, पीएफ मैंडेटरी होता है बनाना, ऑप्शनल नहीं होता भाई। इट इज मैंडेटरी टू क्रिएट वंस एन ऑर्गेनाइजेशन हैज रजिस्टर्ड इटसेल्फ 10 एम्प्लॉइज, 10 या 10 से ज्यादा, तो उन्हें वो होता है ना कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ते हैं, लीगल कंप्लायंसेस। तो अकॉर्डिंग टू लीगल कंप्लायंस ऑफ पीएफ एक्ट यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ अंडर दिस सेक्शन, एंड आपको अपने एम्प्लॉयज का पीएफ काटना पड़ेगा और उतना ही कंट्रीब्यूशन आपको खुद देना पड़ेगा। समझे ना बात? ये बात समझ में आई? तो अब ये सवाल जो आपका बना, ये सवाल आपका फुल फ्लैज हो चुका है। एसेट साइड में अगर आप देखोगे, इन्वेस्टमेंट है, मार्केट रिप्लेसमेंट फंड इन्वेस्टमेंट है, ये तो कोई लॉस नहीं है ना, ये तो एक्चुअल एसेट है, इनको तो नहीं छेड़ेंगे। बट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये क्या आपका एक्यूमुलेटेड लॉस, इसको क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। समझे ना बात? ये अब जल्दी से मेरे को इस सवाल की सॉल्यूशन करके बताओ। अभी करेंगे, कल के लिए तो होमवर्क दूंगा सिमिलर क्वेश्चन। देखो ज्यादा एंट्री नहीं है, मैं तुम्हारी वो कंपाउंड एंट्री करवा दूंगा। पहले हम क्या पकड़ेंगे? ऐसे रिजर्व जो जिनका कोई ऐसा कंडीशन नहीं, मतलब आईएफआर और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को छोड़कर सारे रिजर्व क्या होंगे? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कौन कौन से रिजर्व है हमारे? फर्स्ट एंट्री, एक तो जनरल रिजर्व हो गया, डेबिट कितने से? 15,000। एक हो गया कंटिजेंसीज रिजर्व, कोई कंफ्यूज नहीं करेगा कंटिजेंसीज में, ये भी नॉर्मल रिजर्व है। डब्ल्यूसीआर और आईएफआर के अलावा सारे रिजर्व नॉर्मल है, सबको बांटेंगे ओल्ड रेस। कंटिजेंसी रिजर्व है 1350। फिर इसके बाद है पीएनएल का बैलेंस, सरप्लस है, हमेशा याद रखना। लाइबिलिटी में पीएनएल मतलब सरप्लस, एसेट में दिया रहता पीएनएल तो मतलब लॉस। तो ये सरप्लस है बेटा, इसे बांटेंगे 9,000 रुपए। फिर क्या है? आईएफआर को अभी बाद में ट्रीट करेंगे। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड है, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, ठीक है, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड है आपका 3,000 रुपए। फिर इसके बाद है वर्कमैन का, ये बाद में करेंगे। और ईपीएफ में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में, माता रानी की कसम है तुम्हें ये नहीं करना भाई,
ये क्या है आपका लाइबिलिटी। अब आ जाओ जी एसेट। एसेट में तो लॉस है और कुछ नहीं बचा ना हमारा। अब ये सारा का सारा रिजर्व किन में बांट देंगे बेटा, सन मून और स्टार में। तो सन्स कैपिटल अकाउंट, मून्स कैपिटल अकाउंट और स्टार्स कैपिटल अकाउंट। ओके, टोटल 28,350,000। रेशियो है इनका ओल्ड रेशियो 5:3:2। 28,350 डिवाइड बाय 10 इंटू 5, इसका आ रहा है 14,175 यार 8,505। यार है 5,670। क्लियर है बच्चों बात ये? लिख देना बीइंग रिजर्व इन सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड, ये नरेशन आ जाएगी। सेकंड अब देखते हैं लॉस, एक ही है विच इज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। इसे राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ याद रखना हमेशा रिजर्व की उल्टी एंट्री। पार्टनर लोग क्या होंगे यहाँ पे, तो सन्स कैपिटल डेबिट, मून्स कैपिटल डेबिट, स्टार कैपिटल डेबिट टू टू क्या था, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये था हमारा 3,000, इसका आएगा 1,500, 900 और 600। हो गया अभी। अब आपके पास दो रिजर्व बचे हैं अलग से। एक है आईएफआर, आईएफआर को अलग से ट्रीट करो। आईएफआर पूरा खत्म करना है। आईएफआर आपका 4,500 से डेबिट हो जाएगा टू। अब इसमें देखो मार्केट वैल्यू 60 से 57 करनी है, 3 से कम करनी है ना, तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा 3,000 से। बाकी जो बचा वो सन, मून और स्टार में डाल देंगे। कितना बचा, 1,500 बचा ना, इसका 750 आएगा, इसका 450 आएगा, इसका 300 आ जाएगा। और एक लास्ट आपके पास बचा था WCR, फोर्थ एंट्री, फोर्थ एंट्री आपकी बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। ये है आपका 3,600 रुपए टू। अब इसमें देखो क्लेम कितना आ रहा है, 450 टू क्लेम ऑन WCR। बाकी कितना बचा, 3,150 सन्स कैपिटल अकाउंट, मून्स कैपिटल अकाउंट और स्टार्स कैपिटल अकाउंट में से डिस्ट्रीब्यूट कर दो बेटा। 3,150 को डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 1,575 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 945 3 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 630। बेटा कर लोगे अब ये। हमारा केस ए कंप्लीट हो चुका है, सारी चीज कवर हो गई है। अब सिमिलर क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा, करके लाना। आज क्वेश्चन का पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। आपको करने क्वेश्चन 1, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तो कर लिए तुमने। 5 वाला क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू ऐसा है जैसा भी ये करा ना क्वेश्चन, बिल्कुल वही है, वैल्यू चेंज है बस। 5 और एक लास्ट, एक मिनट, एक काम करना बेटा, सेकंड वाला मत करना। आपका होमवर्क है 1, 3, 5, ये 3 क्वेश्चन होमवर्क है बस, 1, 3 और 5।
ये करके लाना, ठीक है।